नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है उपेंद्रनाथ अश्क रचित तौलिए एकांकी। तौलिए शीर्षक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की एक ऐसी सशक्त और प्रभावी रचना है जिसमें स्वच्छता की समस्या को केंद्र में रखा गया है। साफ सफाई की आदत अच्छी होती है, किंतु यही आदत जब सीमा का अतिक्रमण कर जाती है तब हरी भरी दुनिया कैसी हो जाती है, यह एकांकीकार ने उक्त एकांकी में तौलिए के माध्यम से दिखलाया है। तौलिए एकांकी की कथा वस्तु दो दृश्यों में पूर्ण होती है। मधु का लालन पालन सफाई पसंद वातावरण में हुआ है। फलतः उसे बचपन से ही सफाई की आदत है। वह जीवन में सुव्यवस्था और सुरुचि को महत्व देती है, लेकिन उसका पति वसंत इन चीज़ों को अनावश्यक वर्जनाएं मानता है। उसके अनुसार रोग से बचने के लिए सफाई से अधिक आंतरिक दृढ़ता और प्रतिरोधात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। एकांकी के पहले दृश्य में वसंत हजामत बनाते समय हजामत के तौलिए के बदले दूसरा तौलिया ले लेता है, जिससे मधु नाराज हो जाती है। इसी बात पर दोनों की तू मैं इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को लगने लगता है कि वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। मधु नाराज होकर घर छोड़कर जाना चाहती है। तभी वसंत को फोन पर साहब का आदेश प्राप्त होता है कि उसे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। पति चला जाता है और पत्नी घर पर ही रह जाती है। एकांकी के दूसरे दृश्य में 2 महीने के बाद का चित्रण है। समय के अभाव के कारण पति छोटी छोटी चिट्ठियां भेजता है और पत्नी मधु को यह लगता है कि वसंत उससे नाराज है। अलगाव के इन 2 महीनों में वह अपने आप को एकदम बदल डालने का प्रयास करती है। जिन जिन बातों को वसंत पसंद करता है वह वैसा ही करती है। ड्राइंग रूम में बिस्तर और लिहाफ आ जाते हैं और सिरहाने तिपाई पर टेलीफोन रख दिया जाता है। मधु की सहेलियां सुरो और चिंती जब उससे मिलने आती हैं तो वह पहले की तरह उन्हें अलग कुर्सियों पर न बिठाकर अपने साथ ही बिना पांव धुलवाए ही लिहाफ में बैठा लेती है। उन्हें अब वह हाथ धोने के लिए भी मना करती है, पर जब वे नहीं मानती तो बाथरूम के बदले बरामदे में ही हाथ धोने को कहती है। चाय की चुस्की भी डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही ली जाती है। पहले मधु वक्त बेवक्त हंसना बुरा समझती थी, पर अब वह बात बात पर ठहाके लगाती है। उसकी सहेलियां उसके इस परिवर्तन से चकित हो जाती हैं। सहेलियों के जाने के बाद पति बनारस से वापस दिल्ली घर आता है। वह भी मधु में परिवर्तन देखकर पहले विस्मित फिर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, किंतु जैसे ही मधु को यह पता चलता है कि वसंत उससे नाराज नहीं है, बल्कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण ही उसने उसे छोटे पत्र लिखे थे, तब मधु अपनी स्वच्छता की आदतों को पुनः अपना लेती है। प्रस्तुत एकांकी चरित्र प्रधान है। इस एकांकी का केंद्रीय चरित्र मधु एकांकी की नायिका है। उसने वसंत से प्रेम विवाह किया है। उसे बचपन से ही स्वच्छता और सफाई पसंद है। उसने घर में हर काम के लिए अलग अलग तौलिए बना रखे हैं। गलत तौलियों का प्रयोग होने से या स्वच्छता के विरुद्ध कुछ भी होने से वह नाराज हो जाती है, क्रोध से भर जाती है। वह अपने इन मनोभावों को छिपा भी नहीं पाती। उसका पति वसंत इसी बात पर उससे कहता है, अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। मधु व्यंग्य भरी हंसी हंसा करती है। वसंत उसकी हंसी को विशैली हंसी कहता है और उसका विश्वास है कि इसी कुढ़न भरी विशैली हंसी से विष घोल घोल कर मधु ने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु का विश्वास है कि गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। वह वसंत से कहती है, जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा ना करे हम इस योग्य ना रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है।
तौलिए ना सही, खादी के अंगोछे सही, कोई पुरानी धुरानी पर उजली चादर या धोती के टुकड़े सही कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। मधु को यह डर है कि दूसरे का प्रयोग में लाए हुए तौलिए से बीमारी हो जाती है। अपनी स्वच्छता की आदत पर उसे गर्व है। वह कहती है, आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पांव धोकर रजाई में बैठते हैं। किंतु जब उसका पति दफ्तर के कार्य से 2 महीनों के लिए बनारस चला जाता है तो वह बिल्कुल अपने आचरण व्यवहार को बदल लेती है। तब वह अपनी सखियों को बिना पांव धुलाए ही रजाई में बैठा लेती है। पहले उसके विचार कुछ और रहते हैं। वह कहती है, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। आदमी स्वभाव से ही सफाई पसंद है। मुझे गंदे लोगों से सख्त घृणा है। परंतु बाद के दिनों में वह अपनी सहेलियों को सर्दी में चिपचिपे हाथ धोने के लिए भी मना करती है। पहले उसे सुरुचि और संस्कृति का इतना ख्याल रहता है कि वह बात बेबात ना तो स्वयं ही हंसती है और न ही दूसरों का इस तरह से हंसना ही उसे अच्छा लगता है। लेकिन बाद में वह स्वयं बात बात पर ठहाके लगाती है। तब उसकी सहेली को कहना पड़ता है कि उसने इतना खुलकर हंसना कहाँ से सीख लिया। पहले वह अपनी जेठानी की बेटियों निम्मो और उशी की चुटकी काटने, आंखें बंद करने, सैंडल पहनकर बैठने आदि आदतों को बदतमीजी समझती है। वह कहती है, जिसे उठने बैठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। परंतु बाद में सुरुचि और संस्कृति के संबंध में उसके विचार बदल जाते हैं। अपने इस बदलाव पर उसे स्वयं आश्चर्य होता है। तकल्लुफ, बनावट, नफरत, इन तीनों को वह अपने मन से निकाल देना चाहती है, क्योंकि 2 महीने पहले जब उसके पति गए तब उनमें इन्हीं बातों को लेकर नोक-झोंक हो रही थी। मधु को लगता है कि इन्हीं विवादों के कारण उसके पति उससे नाराज होकर चले गए हैं। इसी कारण वह स्वयं को पति की आदतों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करती है। उसके इन प्रयत्नों से यह सिद्ध होता है कि उसे अपने पति से सचमुच प्रेम है, जो विवाह के पहले भी था और बाद में भी उसी रूप में सुस्थिर है। वह कोमल प्रकृति की है। पति के छोटे छोटे कुशल पत्र पाकर उसे लगता है कि पति उससे नाराज हैं। फलतः वे उसे लंबा पत्र नहीं लिखते हैं। परंतु पति के लौट आने पर जब उसे पता चलता है कि पति उससे नाराज नहीं है, तो पुनः उसकी पुरानी आदत लौट आती है और वह पहले की तरह ही स्वच्छता के नियमों का पालन करने के क्रम में पति से नोक-झोंक करने लगती है। मधु का चरित्र मनोविज्ञान पर आधारित है। अपने पति की नाराजगी का आभास उसमें आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ले आता है, परंतु इस भय के दूर होते ही वह पुनः अपने स्वभाव में लौट आती है। वसंत एकांकी का नायक और मधु का पति है। वह मधु से प्रेम करता है, किंतु उसकी सफाई की अतिवादी आदतों के कारण उससे चिढ़ता है। वह कहता है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूं, पर मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। वसंत की स्पष्ट धारणा है कि जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं और कमजोरी हो जाती है, तब रोग बढ़ते हैं। मधु को चूहा सैदन शाह की कहानी सुनाने के बाद वह कहता है कि बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके। गंदगी और स्वच्छता के बारे में उसके विचार सुलझे हुए और स्पष्ट हैं। वह सफाई पसंद है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह गंदगी से घृणा भी नहीं करता। जैसे बनियान बदलने का अवकाश नहीं हो तो एक ही बनियान
कई दिनों तक वह पहन सकता है और अवकाश रहने पर एक ही दिन में 2 बार बनियान बदल सकता है। अपने स्वभाव के बारे में वह स्पष्ट करते हुए कहता है, यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊं या गलत तौलिया ले लूं तो इसका मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूं। मधु की सफाई की आदतों से उसे लगता है कि मधु ने स्वयं को इन बंधनों में जकड़ रखा है। उसके ये नियम कानून उसे सनक की हद तक पहुंचे हुए लगते हैं। उसे मधु की व्यंग्य भरी हंसी और मुंह फुलाने की आदत अच्छी नहीं लगती। जब मधु बिना सलीके वाले व्यक्तियों की तुलना पशु से करती है तब उसे लगता है कि मधु उसे भी पशु के समान समझती है और उससे घृणा करती है। वह क्रोध में गरजते हुए मधु से कहता है, मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। यहाँ उसका क्रोध उसकी आंतरिक तिलमिलाहट का फल लगता है। हंसी का गला घोंटने की बात उसके पुरुषोचित अहंकार का भी प्रदर्शन करती है, किंतु जैसे ही उसे दफ्तर के साहब से फोन द्वारा बनारस जाने का आदेश मिलता है तो वह अपनी आंतरिक पीड़ा को भूलकर हंसने लगता है। बनारस से लौटने के बाद वह घर में अपने अनुसार व्यवस्था देखकर खुश होता है। साथ ही जब वह मधु से कहता है, तुमसे भी कभी कोई नाराज हो सकता है, तब मधु के प्रति उसके हृदय में छिपे अखंडित प्रेम का परिचय मिलता है। मधु की सहेलियां सुरो और चिंती मधु के चरित्र के परिवर्तन को रेखांकित करती हैं। मंगला का चरित्र एक आज्ञाकारिणी परंपरागत नौकरानी का है। संवाद पात्रों के चरित्र विकास में सहायक होते हैं। उक्त एकांकी में संवाद कहीं छोटे और कहीं बड़े पात्रों की मनःस्थिति के अनुकूल हैं। संवाद या बातचीत सहज बोलचाल की भाषा में है। भाषा में प्रवाह और घटनानुसार उतार चढ़ाव के साथ तद्भव, देशज और उर्दू शब्दों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हैं। तौलिए एकांकी की शैली हास्य और व्यंग्यपूर्ण है। प्रस्तुत एकांकी में घर परिवार का वातावरण भी बखूबी अभिव्यक्त हुआ है। तौलिए शीर्षक प्रस्तुत एकांकी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह नाम एकांकी के मूल कथ्य स्वच्छता से संपृक्त है। स्वच्छता की सनक का प्रदर्शन एकांकीकार ने तौलिए के माध्यम से ही किया है। नायक द्वारा गलत तौलिए का प्रयोग करने से नायिका की खींच की घटना से ही इस एकांकी का प्रारंभ और समापन होता है। एकांकी के मध्य में भी अपनी सखियों को खूंटी पर टंगा प्रयोग में लाया हुआ तौलिया देने की घटना से भी नायिका की बदली हुई मनःस्थिति का पता चलता है। इस प्रकार तौलिया ही प्रमुख घटनाओं का केंद्र बिंदु है। अतः इस एकांकी के लिए उक्त शीर्षक सार्थक और उपयुक्त है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वच्छता एक हद तक ही ठीक है। स्वच्छता की अतिवादिता एक प्रकार की सनक अथवा एक प्रकार की बीमारी है। साथ ही मधु के चरित्र द्वारा एकांकीकार ने यह भी बतलाया है कि बचपन की आदतों से मुक्ति पाना आसान नहीं है। चूहा सैदन शाह की कहानी के द्वारा एकांकीकार अपने मत का प्रतिपादन करता है। इस सैद्धांतिक उद्देश्य के साथ साथ इस एकांकी का एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी है। पति पत्नी साथ रहकर एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, तब उन्हें कभी कभी लगता है कि उनका जीवन साथी उससे प्रेम नहीं वरन घृणा करता है, परंतु जब वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो अलगाव के क्षणों में उनके हृदय का सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है और अपने जीवन साथी के हृदय में उन्हें घृणा के स्थान पर प्रेम दिखलाई पड़ता है। लेकिन इस अलगाव के बाद पुनः मिलन होता है तो फिर उनकी नोकझोंक प्रारंभ हो जाती है। एकांकीकार अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह सफल है। जो व्यक्ति जिसके जितना ही निकट होता है वह उसके दोषों को उतने ही नज़दीक से देख पाने में समर्थ होता है। पति और पत्नी सर्वाधिक निकट रहते हैं, फलतः वे एक दूसरे के दोषों को भी स्पष्टतः देख पाते हैं। अतः एक दूसरे की आलोचना करना
सहज स्वाभाविक है। शायद ही कोई ऐसा जोड़ा हो जो एक दूसरे पर छींटाकशी ना करता हो। एक दूसरे की प्रशंसा को दिखावा भी कहा जा सकता है, पर उनकी टीका टिप्पणी उनके अपनत्व और आत्मीयता का ही एक रूप है। उक्त एकांकी में दो दृश्य हैं, लेकिन दृश्य बंध करीब करीब एक जैसे ही हैं। दोनों दृश्यों की मंच सज्जा में थोड़ा सा अंतर है। कथा वस्तु छोटी है, पात्र भी कम हैं। संवाद, भाषा शैली, सब कुछ इतना सुलझा हुआ है कि इस एकांकी का मंचन कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह एकांकी अभिनयता की कसौटी पर भी खरा उतरता है। एकांकी में मंच संकेत भी उपलब्ध है। समग्रतः यह एकांकी एक औसत दाम्पत्य जीवन का सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। पति पत्नी एक दूसरे की आलोचना करते हों, एक दूसरे से खींचते चिढ़ते हों, फिर भी वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। दाम्पत्य प्रेम की इस सच्चाई को अश्क जी ने बखूबी रंग रेखाएं प्रदान की हैं। एकांकी का कथ्य सराहनीय और प्रशंसनीय है। समझौतावादी दृष्टि और सामंजस्य परक नियत से ही दाम्पत्य जीवन में खुशबू बिखेरी जा सकती है। धन्यवाद।